हेलो दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो 10th क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बना दिया था, तो आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमें इस वीडियो स्टार्ट करनी है, वो है सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, खुशहाली और इसके संकट। तो जैसे कि हमने अभी अभी सामंती व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। हमने पढ़ा था कि सामंती व्यवस्था में क्या होता था, अर्ल क्या होते थे, ड्यूक क्या होते थे, नाइट्स क्या होते थे। इसके अलावा सामंती व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह होती थी और वो गुलाम श्रम पर आधारित थी। और वहाँ पर जो जमींदार होते थे वो किसानों पर और मज़दूरों पर अत्याचार करते थे। तो इसलिए जो वहाँ के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, उन्होंने उसे पूरा का पूरा जो है एक अंधकार में, यानी कि अंधेरे में डूबा हुआ एक काल माना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य का पतन हमने पढ़ लिया था कि रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था। रोमन साम्राज्य का पश्चिमी और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ढह गया था, जिन पे जनजातियों ने हमले किए थे, और पूर्वी भाग तब भी बना रहा था। ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कुछ सदियों के दौरान आर्थिक जीवन स्तर निम्न रहा, यानी कि बहुत नीचे स्तर रहा। जीवन का जो स्तर था बहुत नीचा रहा, लोग गरीबी में ही जीते रहे। हम पहले से ही जानते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन और अशांति का दौर था। इस दौर की कुछ विशेषताओं में नागरिक जीवन, व्यापार और मुद्रा विनिमय में गिरावट शामिल है। रोमन काल के कुछ शहर टिके रहे, लेकिन वे महल खाली बोतलों की तरह थे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था। तो जो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ था उनके अंदर, मतलब ऐसे मानो कि वो खाली बोतलों की तरह थे। वो उनकी कोई वास्तविक आर्थिक भूमिका नहीं थी। सड़कें टूट फूट गई थी और वस्तु विनिमय प्रणाली ने मुद्रा की जगह ले ली थी। यानी कि जहाँ पैसे का इस्तेमाल होता था, वहाँ चीज़ों का अदला बदली शुरू हो गई थी। लोग चीज़ों के बदले ही चीज़ें खरीदते थे। इतनी गिरी हुई हालत वहाँ पर उस समय पर हो गई थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कृषि पर बेहद सीमित स्थानीय व्यापार पर आधारित थी। उस समय मुख्य आर्थिक इकाई आत्मनिर्भर जागीरें या सामंती मैनर थी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कृषि के इस्तेमाल होने वाली तकनीक बहुत पिछड़ी हुई थी। कृषि यानी कि खेती में बहुत ही जो तकनीक थी, जो टेक्निक थी खेती करने की, बहुत पिछड़ी हुई थी, बहुत बेकार थी, और उपज भी बहुत कम होती थी। और करीब 10वीं सदी ईस्वी तक सब कुछ ऐसे ही बना रहा। 10वीं सदी के दौरान उत्पादन की सीमांती पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे यूरोप में लगातार फलती फूलती रही। जैसे व्यवस्था स्थिरता पाती गई, कृषि उपज में इजाफा होता गया। कृषि तकनीक में सुधार और एक अन्य कारक था जिसके कारण कृषि उत्पादकता में इजाफा हुआ। रोमन काल में इस्तेमाल होने वाले हल के हल ऑरिट्रम की जगह नए हल ने ले ली, जो चेरिया कहलाया। हल भारी था। ये जो नया हल था वो भारी था। यह पहियों से युक्त था, इसमें पहिए लगे हुए थे, और बैलों की मदद से बैलों का एक जोड़ा इसे खींचता था। उसने उत्तरी यूरोप की सख्त और चिपचिपी मिट्टी की बेहतर जुताई में मदद की। खेती दो भूखंडों के तरीकों पर आधारित थी, जिसमें जमीन के एक हिस्से पर खेती की जाती और दूसरा हिस्सा परती छोड़ दिया जाता था। बाद में इसके बजाय 3 भूखंडों का तरीका अपनाया गया। इसके तहत 1/3 जमीन परती छोड़ दी जाती और 1/3 जमीन पर शरद फसल उपजाई जाती, बाकी पर बसंत फसल लगाई जाती। यानी कि एक जमीन, एक 3 हिस्से की जमीन के, एक जमीन खाली छोड़ दी, 2 हिस्सों पे फसल लगाई गई अलग अलग तरह की। नए हल 3 भूखंड कृषि पद्धति और कृषि तकनीक में अन्य नई खोजों के इस्तेमाल से उपज में कई गुना वृद्धि हुई। कृषि में विस्तार के साथ ही 10वीं सदी में से 12वीं सदी के बीच के दौर में व्यापार की बहाली हुई और नगरीय जीवन में वृद्धि हुई। स्थानीय हाट में अतिरिक्त अनाज और अंडों की खरीद फरोख्त से लेकर के शराब और कपास यानी कि रुई जैसी वस्तुएं भी दूरी के व्यापार का एक लंबा सिलसिला था। सड़कों के निर्माण में व्यापार में इजाफा हुआ। जब सड़कें बन गई तो व्यापारी दूर दूर से आने लगे और व्यापार में काफ़ी अच्छा हुआ। नदी और समुद्री रास्ते भी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्यापार की बहाली से भुगतान के नए तरीके जरूरी हो गए, क्योंकि वस्तु विनिमय इसके लिए अपर्याप्त थे। यानी कि चीज़ों के बदले में चीज़ें लेना तो अपर्याप्त था, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली काम नहीं करता था। इसलिए भुगतान के लिए लोगों ने पैसे की इस्तेमाल करना शुरू किया। नतीजन लगभग 400 साल बाद मुद्रा, यानी कि पैसा जो है, मुद्रा कहते हैं पैसे को, अर्थव्यवस्था यानी कि जो लेन देन है,
का दौर फिर लौटा। साथ ही शहरों का बड़ा तेज विकास हुआ। लंबी दूरी के व्यापार और अगल बगल के ग्रामीण इलाकों में खेती से आई खुशहाली से उसे बड़ा बल मिला। बल मिला मतलब समझ रहे हो आप, खेती जब अच्छी होगी, जब व्यापार अच्छा होगा तो पैसा आएगा, समृद्धि आएगी तो लोग खुशहाली आएगी ना बदले में, ठीक समझ रहे हो ना आप। जल्द ही शहर कुछ खास उद्योगों के लिए जाने जाने लगा। उदाहरण के लिए वस्त्र निर्माण शहरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक बन गया। दस्तकारों के संग महत्व धारण करने लगे। दस्तकार यानी कि जो हाथों से अपना काम करते हैं, हाँ, दस्त का मतलब होता है हाथ, दस्तकार मतलब हाथ से मेहनत करने वाले व्यक्ति। व्यापारिक गतिविधियां और दस्तकारी आधारित उत्पादन दोनों शिल्प संघों के ही इर्द गिर्द संगठित हुए। इससे मध्यकालीन शहरों का महत्व बढ़ता गया और अंततः यानी कि अंत में ग्रामीण इलाकों में सामंती संबंधों को तोड़ने वाले महत्वपूर्ण कारक बने। यानी ग्रामीण में सामंतों का भी राज खत्म होता चला गया। आर्थिक प्रगति का यह रुझान 12वीं सदी के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 13वीं सदी तक से सामंती व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जा सकते थे, जिसने प्रगति की प्रक्रिया उलट दी। आर्थिक प्रगति और खुशहाली के काल के चलते आबादी बढ़ी। इसका मतलब हुआ कि सामंतों के लिए श्रम की आपूर्ति में बढ़ोतरी। भाई जब आबादी बढ़ जाएगी तो जो सामंत थे वो गुलामी करवाते थे, ज़बरदस्ती अपना काम करवाते थे। अब जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो भाई श्रम तो कोई भी कर देगा, कोई भी मेहनत मजदूरी कर देगा। बाकी लोगों से क्या करवाएं भाई, काम तो 2 जनों से करवाना है, 5 लोग हैं, बाकी 3 से क्या करवाएं। तो सामंतों ने इन डिमेन को अब बनाए रखना जरूरी नहीं समझा और मैनर को अब डिमेन के एक बड़े हिस्से की छोटी छोटी जोतों में बांट दिया। इनके अपना जो हिस्सा था मैनर था उसका, सामंत का, उसे छोटे छोटे हिस्सों में उसने बांट दिया और किसानों को भाड़े पर दे दिया। चूँकि जोतें बहुत छोटी थी पहले, डीमेन के विशाल भूखंड के इस्तेमाल होने के वाली प्रौद्योगिकी अब वहाँ उपयोग संभव नहीं। डीमेन छोटी है, जो भी इस्तेमाल वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसकी अब जरूरत ही नहीं थी। साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिकों की मौजूद होने के चलते श्रम शक्ति बचाने वाली प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने वाले कुछ एक ही थे। यानी कि जो कम काम करना पड़े, ऐसी कोई मशीन वशीन इस्तेमाल हो तो भैया जब लोग ही ज़्यादा हैं तो मशीनों की जरूरत ही नहीं है, तो लोग काम करेंगे। इसके साथ ही चूंकि डिमेन खत्म हो चुके थे, किसानों से श्रम सेवा वसूलने का तरीका भी खत्म हो गया। अब जब जो जमींदार था, जो सामंत था, उसने अपनी ज़मीन ही बांट दी तो वो अपनी मजदूरी करवाएगा किस जगह पर, उसने अपनी ज़मीन ही बांट दी। तो इसलिए सामंत अब श्रम सेवा के बजाय मुद्रा या जिन्स सामंती लगान की मांग करने लगे। यानी कि वो पैसा मांगने लगे अब लोगों से कि भैया आपको सामंत में जो बदले में जो देना है सामंत को, वो देना है पैसा। श्रम सेवा में गिरावट और कृषि में प्रौद्योगिकी की गतिरुद्धता ने अन्य कारकों के साथ मिलकर कृषि उपज में ज़बरदस्त गिरावट ला दी। ठीक है भाई, जब टेक्नोलॉजी भी कम हो जाएगी और जो भाई श्रमिक भी कम हो जाएंगे तो कृषि में तो गिरावट आ जाएगी। अनाज की किल्लत और अकाल का सिलसिला शुरू हो गया। प्लेग की महामारी का भी प्रकोप टूटा। एक महामारी थी बहुत बड़ी, प्लेग, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तब ऐसी प्लेग की महामारी आई थी। इन सब के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, लेकिन यूरोप समाज 10वीं सदी से पहले के संकट के मुकाबले इस संकट से आसानी से उभरा और 450 के करीब अर्थव्यवस्था में बहाली का सिलसिला शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं यूरोप में क्या हुआ, पहले वहाँ पे गरीबी थी, फिर अचानक खुशहाली आई, पर सामंतों की गलती से वहाँ पे फिर दोबारा से गरीबी आने वाली थी, पर ये उभर गए, आ नहीं पाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, क्या आप जानते हैं कि सारी ज़मीन जमींदारों के पास होती थी जिसकी देखभाल वे स्वयं करते और जिसे डीमेन्स के नाम से जाना जाता था। यानी कि डीमेन क्या है आप समझ गए, जमींदारों की ज़मीन थी। ठीक है, हमारे पास अब कुछ जानकारी हो गई है कि मध्यकालीन यूरोप में किन स्थिति में रहते थे। आप समझ गए होंगे, एक कालखंड आया भौगोलिक। अच्छा, तो इनके यहाँ पर ज्ञान विज्ञान और कला का भी अच्छा दौर नहीं था। ठीक है, शिक्षा के भी कोई अच्छी शिक्षा के सबको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। आम लोगों को कोई उपचार नहीं, औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें कोई शिक्षा विक्षा नहीं दी जाती थी। केवल जो अमीर लोग होते थे उन्हें शिक्षा मिलती थी। सिर्फ पुरोहित वर्ग ही सदस्यों को थोड़ी शिक्षा मिलती थी। यह कुछ थोड़ी शिक्षा भी संकीर्ण प्रकृति की थी, यानी कि बहुत ही अजीब प्रकृति की शिक्षा थी। ऐसा नहीं कि साइंस वाइंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। कोई मतलब छोटी मोटी ऐसी शिक्षा दे रही हैं, कुछ खास शिक्षा भी नहीं है। ये ज़्यादातर तोता रंटत, यानी कि केवल रटवाया जा रहा है, समझाया लिखाया बुझाया कोई नहीं है। इसमें कोई तर्क वितर्क विवेक की गुंजाइश नहीं थी कि जो भी है रटवा दिया उसे समझ लो, तुम अपनी दिमाग में लगाओ ही मत, जो रटवाया जा रहा है उसे समझो बस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता था वहाँ पर। अब जो पढ़ाई का मॉडल है कि लोग समझते हैं चीज़ों को, वो वाला मॉडल तब नहीं था। सीखने की पूरी क्रिया पर धर्म का आधिपत्य था, यानी कि धर्म के ही केवल, जैसे कि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है, उस समय पर क्या होता था कि स्कूल ही नहीं होते थे। पूरे यूरोप में स्कूल ही नहीं थे। कमाल की बात यह है, भारत में उस पे स्कूलिंग होती थी, गुरुकुल होते थे, और वहाँ पर स्कूल नहीं होते थे यूरोप में।
ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते थे, वहाँ पर चर्च स्कूल होते थे और उनमें केवल क्या पढ़ाया जाता था, उनमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी और कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो शिक्षा की तो बाइबल तो रटवाई जाती थी, शिक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आपको चूँ चाँ करें, तर्क वितर्क करें, कोई सोच समझ का अपना काम करें, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है। पुनरुत्थान के कुछ प्रयास हुए लेकिन बौद्धिक सृजनात्मकता नहीं थी, कोई मतलब इनके अंदर भेजा नहीं था, दिमाग नहीं था, सोचने सोचने समझने की कोई सोच ही नहीं थी। बहरहाल इसका फ़ायदा यह हुआ कि पुरोहित और मठासीन जमात के सदस्यों को इतनी शिक्षा मिल गई कि वे रोमन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की नकल कर सके। इतनी शिक्षा मिली है कि उन्होंने रोमन साम्राज्य की जो भी चीज़ें थी उनकी नकल कर ली और लिख दिया। शिक्षा दीक्षा के उस दौर का आधार कम किया और 11वीं और 12वीं सदी में शुरू हुआ। साक्षरता निम्न स्तर के कारण इस काल में साहित्य के क्षेत्र में कोई ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए। ठीक है। साहित्य यानी कि जो कहानियाँ होती हैं, जो नाटक होते हैं या कविताएं होती हैं, उनके उनके उनमें कोई खास काम नहीं हुआ है इस काल के दौरान। यही बात कला के क्षेत्र पर भी रही है, कला में भी कोई खास काम नहीं हुआ। बहरहाल इस दौरान पांडुलिपियों के चित्रण और अलंकरण की बहरहाल इस दौरान पांडुलिपियों के चित्रण और अलंकरण की एक अनूठी शैली विकसित हुई है, यानी कि एक अलग ही तरह की शैली इन्होंने विकसित कर ली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस दौर में अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को छोड़कर पूरे यूरोप में लगभग भुखमरी है। मान लो कि लगभग भुखमरी की स्थिति है। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कोई छुटमुट है नहीं भी है कि मतलब ना के बराबर। यूरोप सभ्यता पड़ोस के बेंजटाइन सभ्यता और इस्लामी सभ्यता की तुलना में बेहद पिछड़ी। बेंजतिया आपने भी बेंजतिया की सभ्यता अपनी पढ़ी है। ठीक है। दरअसल 10वीं सदी में एक अरब भूगोल शास्त्री ने इन्हें स्थूल प्रकृति यानी कि मोटा, स्थूल यानी कि मोटी बुद्धि वाले, अप्रिय तौर तरीके यानी कि बिल्कुल प्रिय ही नहीं है, जिन्हें पसंद ही नहीं किया जाता, ऐसे तौर तरीके और निम्न बुद्धि के लोगों की संज्ञा दी है। उस समय का एक भूगोल शास्त्री था, उसने तो ये कहा है कि निम्न बुद्धि के लोग, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, बहुत कम बुद्धि इन लोगों के अंदर। 10वीं सदी के बाद आए खुशहाली और अपेक्षाकृत शांति के दौर ने इस काल की सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाया। इस दौर में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हुआ, विद्यालय की स्थापना हुई, उनका विस्तार हुआ, क्लासिकी ज्ञान और साथ ही इस्लामिक सभ्यता से ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में प्रगति हुई। यह बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, यानी कि इनका दिमाग जो है खुलने लगा, ये काम करने लगे। इस्लाम से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। चर्च ने शिक्षा पर अपना एक अधिकार खो दिया। पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वहाँ पे स्कूल ही नहीं होते थे और लड़के को तो वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, और जो पढ़ाया भी जाता था लड़कों को तो बाइबल रटवाई जाती थी, बस बाइबल की शिक्षाएं दी जाती। और चर्च के पिछवाड़े में, चर्च का जो पीछे का हिस्सा होता था, उसमें संडे के दिन केवल एक क्लास लगती थी 1-1.5 घंटे की, उसे भी स्कूल कहते थे भारत में। जबकि उस टाइम पे गुरुकुल होते थे अच्छे खासे, और लगभग 18 से 20 लाख स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करते थे भारत में लगातार, जिनमें लड़कियों की भी काफ़ी संख्या होती थी, लगभग आधी से ज़्यादा संख्या। जो आपका अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे आधे से ज़्यादा संख्या उधर होती थी, और आप जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे लड़कियों की संख्या कम होती जाती थी। तभी की बात कर रहा हूँ 10वीं शताब्दी की। तो उस समय की बात, क्योंकि उस समय की रिपोर्टें आज भी मौजूद हैं। भारत के कई उस समय पे सेंसर मतलब जन ऐसे कहते हैं ना, सर्वे हुए थे उस समय पे। ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, ज्ञान और विद्या क्रमशः धर्मनिरपेक्ष होती गई, यानी कि धर्म के आधार पर ज्ञान और शिक्षा नहीं दी जाएगी, सबको शिक्षा दी जाएगी और सभी, उसमें धर्म का कोई मतलब नहीं होगा शिक्षा के अंदर। पहले ज्ञान और शिक्षा तर्क वितर्क और विवेक से पूरी तरह कटी थी, यानी कि तब उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी ज्ञान में और शिक्षा में। अब वो है। अब इस दौर में आलोचनात्मक अध्ययन का एक सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। महिलाएं भी अब शिक्षा पाने, मैंने कहा ना महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, अब महिलाएं देखो शिक्षा पाने लगी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। और जिन फ्रेंड्स के पास इस बुक नहीं है, तो उस बुक का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप रीडिंग लगा लेंगे तो भी पास हो जाएंगे, इट्स इनफ। ठीक है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स चाहिए या मॉडल पेपर अगर आपको नहीं मिला है, मॉडल पेपर यानी कि जिसे क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉल कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूंगा। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहीं पर बाय कोरियर आपका क्वेश्चन पेपर पहुँच जाएंगे। ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए आप वो सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और किस क्लास की किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप मेरे को ये बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए,
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।